आज हमारे फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं क्लास 10 के लिए। उसमें देखते हैं किस प्रकार से आपको करना है फिजिक्स में। डिफरेंट टाइप्स न्यूमेरिकल आते हैं इसमें फिजिक्स में, और फिजिक्स में ज़्यादातर न्यूमेरिकल के चांस रहते हैं। इस प्रकार से हम सवालों को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस और ये दर्पण के क्वेश्चन को देखते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दर्पण से आता है। दर्पण का जो फॉर्मूला होता है वो है, देखिए 1/v + 1/u = 1/n, ठीक है। ये हमारा दर्पण का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दर्पण के फॉर्मूले में क्या है, देखो एक v है, एक u है और एक f है, ठीक है। सपोज हम अवतल दर्पण लेते हैं, तो अवतल दर्पण लिया तो अवतल दर्पण वो होता है जिसके भाग से पॉलिश होती है, ठीक है। जिसके हुए भाग पर पॉलिश होती है वो अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की एक एक्सिस होती है, बीच में एक्सिस लाइन होती है। तो हमेशा जो मिरर होगा उसके बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखा जाता है, ठीक है। तो सपोज हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वस्तु से दर्पण की दूरी u कहलाती है, ठीक है। वस्तु से और प्रतिबिंब की दूरी, सपोज यहाँ से एक किरण आती है, इसकी सपोज ये फोकस दूरी है, ठीक है। तो एक किरण ऐसा आती है और ये वक्रता कहते हैं इस प्रकार से। तो एक किरण ऐसा आती है तो इसके फोकस दूरी से होकर जाती है, दूसरी किरण ऐसा आती है, ये इसके ऐसे आती है, तो यहाँ पर कट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वस्तु से दर्पण की दूरी u होती है, और वस्तु से और प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी v कहलाती है, ठीक है। ये v होती है, f हमारी फोकस दूरी होती है। तो v, u और f आपको तीन चीजें पता लग गई। ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट हो, जो वस्तु होगी वो हमेशा बाईं ओर होती है, ठीक है। वस्तु हमारे हमेशा बाईं ओर होती है, और बाईं ओर की सभी दूरियां हमारे ऋणात्मक की जाती हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण में अलग कॉन्सेप्ट होगा, अवतल में अलग कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही चलेगा कि दर्पण से बाईं ओर की दूरियां या लेंस से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होगी और ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं ओर होगा, ठीक है। और दाईं ओर वाली दूरियां धनात्मक होगी। तो यहाँ पर देखो v, u, f अवतल दर्पण में सारे नेगेटिव हैं, तो उधर को है, ठीक है। तो इस पर हम एक सवाल देखते हैं किस प्रकार से आता है आपको। तो आपको इस प्रकार से सवाल आता है कि सपोज वस्तु से दर्पण की दूरी u = 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो बोलेगा फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो बोलेगा वस्तु से प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी निकालो। ये तो दर्पण से वस्तु की दूरी ये थी, फोकस दूरी ये थी, और वो बोलेगा कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यहाँ करो। आपने दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माने v निकालना है, ठीक है। तो आप v निकालना है। तो आपको ये तो पता है कि फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए जो u निकलता है, u भी बाईं ओर है, तो u भी ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो u जो है 5 सेंटीमीटर है, तो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमारी फोकस दूरी भी का जो होती है, तो f जो है -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है v, तो 1/v 1/u = 1/f। तो 1/v निकालना है, तो 1/v को यहीं रखेंगे, 1/f ये हो जाएगा, -1/u हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/v = 1/f। हमारा कितना है, 1/f -2 है, और -1/u कितना है हमारा -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/v = यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो -1/2, और ये माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 हमारा एलसीएम आएगा, और 2 5 करते हैं -5, और ये प्लस हो जाएगा, और ये 5 हो जाता है। तो ये हो जाएगा देखो -3/10। तो ये -3/10 का भाग 3 मिलेगा, तो ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी भी आए हैं वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वो प्रतिबिंब से दर्पण की जो दूरी आई है वो ऋणात्मक आई है। तो क्योंकि मैंने बताया था अवतल दर्पण में सब ऋणात्मक ही लोग, क्योंकि सारी चीजें बाईं ओर हैं। वस्तु से दर्पण की दूरी बाईं ओर है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी बाईं ओर है, और फोकस दूरी बाईं ओर है। ऐसा केवल अवतल दर्पण में होगा, ठीक है। लेकिन जिधर अगर उधर की दूरी होंगी ऋणात्मक, अब चाहे वो उत्तल दर्पण जो होगा तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखा जाएगा, ठीक है। तो अर्थात वस्तु से दर्पण की दूरी को
ऋणात्मक होगी, लेकिन अब प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी वहां पर धनात्मक होती है उत्तल दर्पण में। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है और इस प्रकार से इस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका आवर्धन आता है, आवर्धन m इक्वल होता है -v/u, ठीक है। आवर्धन m इक्वल टू -v/u, अर्थात ये प्रतिबिंब की ये प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई भी आवर्धन कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। और तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में किस प्रकार का फिगर बनता है, अवतल दर्पण में उसकी क्वालिटी होगी, देखो v तो आ गया, उसके बाद आता है कि माइनस आ गया। तो इस अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा उल्टा बनता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये अवतल दर्पण का क्वेश्चन था, ठीक है। अवतल दर्पण के बाद ये दर्पण का था, उत्तल दर्पण इसी प्रकार से होगा। उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है, अब उत्तल दर्पण देखिए उत्तल दर्पण में कैसा होता है। उत्तल में देखिए क्या होता है, उत्तल दर्पण में जिसका अंदर की ओर पॉलिश होती है, ठीक है, जिसके अंदर की ओर पॉलिश होती है, ठीक है। और वस्तु को मैंने बोला ऑब्जेक्ट हमेशा वस्तु हमेशा कहाँ होगी, बाईं ओर। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, वो दर्पण से वस्तु की दूरी u कहलाती है। और इसको अगर पूरा हम इस प्रकार से बढ़ाएं तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। और तो इस प्रकार से यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं इस प्रकार से आगे की ओर आती है, यहाँ से टकरा कर वापस आएगी तो इसको पीछे की ओर भेजते हैं, ठीक है, इसको पीछे की ओर भेजते हैं। इसी प्रकार से दूसरी किरण आती है, उसको फोकस से गुजारा जाता है तो इधर की साइड। कहने का मतलब है u तो ऋणात्मक रहेगा क्योंकि बाईं ओर है, लेकिन v और f जो प्रतिबिंब बनेगा इधर की ओर बनेगा, तो u तो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, u हमारा माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, u नेगेटिव होगा। लेकिन जो v और जो f होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, v और f हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि वो इधर की ओर बनी है, दर्पण से दाईं ओर बनी है, इसलिए वो पॉजिटिव होंगे, बाकी ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये होगा। तो उत्तल दर्पण का क्वेश्चन ऐसे होगा। उत्तल दर्पण में आपने ये रखना है कि वस्तु से दर्पण की दूरी को नेगेटिव रख देना और v और f को पॉजिटिव रखना है और आपको वही फॉर्मूला लगाना है और आप निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से लेंस का है, लेंस की बात करते हैं अगर, तो लेंस में हमारा क्या होता है, लेंस के क्वेश्चन में इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे लेंस होते हैं, ठीक है। एक हमारा उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। सपोज उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, जो किनारों पर पतला बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अवतल लेंस होता है, वो इस प्रकार से होता है, किनारों पर पतला बीच में पतला होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार से उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जिस प्रकार से हमारा उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार से हमारा अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जो इन पर ऑब्जेक्टिव मतलब जो न्यूमेरिकल आना है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये तो यहाँ से एक ही न्यूमेरिकल बनता है, शायद का आपके पास टैंक हो चाहे गलत हो, दर्पण लेंस इस प्रकार का न्यूमेरिकल बनेगा। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे जब बढ़ेंगे हम तो उसमें फिजिक्स में जब आगे आएंगे तो उसमें और जो न्यूमेरिकल होते हैं वो देखिए क्या होता है। अब इलेक्ट्रिकल शुरू होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का जो पहला फॉर्मूला है वो देखिए क्या है। इलेक्ट्रिकल का पहला फॉर्मूला है Q = N/E, ठीक है। ये आवेश है, आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आवेश का मात्रक आपके पास एक नंबर का सवाल आ सकता है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, ठीक है। तो आवेश का इस प्रकार से होगा, n नंबर कितने इलेक्ट्रॉन हो दिए होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तो आवेश का मान निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आता है Q = I/T, ठीक है। तो ये धारा के संबंध है, धारा I = Q/T होता है, धारा I = Q/T होता है, आवेश का मात्रक कूलम है तो ये होता है कूलम/सेकंड, ठीक है। या धारा का जो SI मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर की धारा का मात्रक है, ठीक है। इस प्रकार से वो समय दे देगा आपको, आवेश का मान दे देगा, बोलेगा विद्युत धारा निकालो, ठीक है। तो आवेश और विद्युत धारा किस प्रकार से, उसके बाद हम पहुंचते हैं वोल्टेज पर, ठीक है। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है
किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। और विद्युत विभवांतर अलग चीज है, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल माने वैद्युत विभव, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको वैद्युत विभव कहते हैं। V = W, ठीक है। तो ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज की यूनिट क्या, पोटेंशियल की यूनिट क्या कहलाती है, वोल्ट कहलाती है। या कार्य का मात्रक जूल होता है, या दूसरी यूनिट जूल पर कूलम, ठीक है। इसमें भी आपको बता सकता है कि यदि कार्य का मान इतना है, आवेश का मान इतना है, तो वोल्टेज का मान निकालो। यदि वोल्टेज का मान इतना है, आवेश का मान इतना है, तो क्या दिया, कार्य निकालो, ठीक है। इस प्रकार से होगा। अच्छा, ये तो हमारा वोल्टेज है। मैंने कहा विद्युत विभव उसे कहते हैं जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है। अब ये विद्युत, उसी प्रकार से एक वैद्युत विभवांतर होता है। तो विद्युत विभवांतर का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, ठीक है। तो वो V = W होता है, उसकी यूनिट पोटेंशियल, वो वोल्टेज की यूनिट, वो वोल्ट, उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट ही होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र E। विद्युत क्षेत्र E होता है F/Q, ठीक है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F/Q। मैंने किसी आवेश पर जो कोई आवेश पर जो बल लगाया जाता है उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो F का मतलब न्यूटन है, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। F का मान देगा, Q का मान देगा, बोलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ठीक है। सपोज F का मान उसने बोल दिया कि 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन है, और आवेश का मान भी 10 कूलम है। तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार से आपका ये यूनिट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में देखिए क्या होता है, इनके न्यूमेरिकल को आपको पूरा ठीक कराया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपका आता है ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम कहता है V प्रोपोर्शन टू I। जब भौतिक अवस्थाओं को, भौतिक कंडीशंस को एक कांस्टेंट रखा जाता है तो ओम का नियम फॉलो होता है V प्रोपोर्शन टू I, अर्थात वोल्टेज करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर हम V और I का ग्राफ बनाएं तो ये होता है एक सीधी रेखा में, अगर वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ती है, इस प्रकार सपोज V है I, तो इस प्रकार से जो भी होगा इस प्रकार से V और I का एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ठीक है। एक नंबर का सकता है कि ओम के नियम में V और I का ग्राफ किस प्रकार बनता है, तो तब हमें एक सरल रेखा होती है, मान लो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है V = I × R। R ये कांस्टेंट है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो R होता है हमारा V/I, ठीक है। वो बोलेगा वोल्टेज 10 वोल्ट है, करंट 2 एम्पीयर है, तो आप वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, करंट 2 एम्पीयर है, तो प्रतिरोध तो इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो आपको पता है कि 5 ओम। ये ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस की यूनिट माने प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, ठीक है। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो इस रेजिस्टेंस में अलग चीज है, जो हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। कभी-कभी एक नंबर का सवाल आ जाता है कि पदार्थ का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। वहां पर उसकी लंबाई दिया रहता है, क्षेत्रफल दिया रहता है, पदार्थ की प्रकृति दिया रहता है, और सभी दिया रहता है। वहां पर नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध, ठीक है। और प्रतिरोध का एक फॉर्मूला और आता है, देखिए R होता है ρL/, ठीक है। अगला फॉर्मूला होता है R ρL/, ठीक है। यहाँ पर रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो बोलते हैं R का मान इतना है, क्षेत्रफल इतना है, लंबाई कितनी है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालो, ठीक है। तो रो क्या हो जाएगा RA/, ठीक है। अगर हम इस विशिष्ट प्रतिरोध, इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध माने कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रो आ जाएगा। अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, इसका मात्रक मीटर × मीटर होगी क्षेत्रफल का, और इस लंबाई का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर कट गया तो रो की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होगी, ठीक है। तो आपके पास सवाल आएगा रो की विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट है तो ओम मीटर प्रति मान है, ठीक है। उसी प्रकार से विशिष्ट चालकता होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता कहते हैं।
ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा जो है विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होगा 1/2 अर्थात 1 विशिष्ट प्रतिरोध। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। तो इसकी जो यूनिट 1/ओम मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इस प्रकार से होगा विशिष्ट प्रतिरोध। इसका विशिष्ट प्रतिरोध का अवगुण है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध कितने कारकों में निर्भर होता है? क्षेत्रफल के अनुपाती होता है और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है तार के, ठीक है। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। विशिष्ट चालकता ये हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध ये हो गया, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट माने जिस प्रकार का जिससे हीटर हमारे सारे काम करते हैं वो क्या है? तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है H इज इक्वल टू हीटिंग ऑफ करंट H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। वो बोलेगा इसमें आप ऊष्मा का मान बताओ। यदि करंट का मान कितना है, रेजिस्टेंस का मान कितना है, टाइम का मान कितना है, तो I का मान रखना है, R का मान रखना है, T का मान रखना है, ये ऊष्मा है, ठीक है। जूल, ठीक है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो आप पावर की बात, पहले रेजिस्टेंस होगा, देखो रेजिस्टेंस होगा सीरीज पैरेलल दो कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो सीरीज रेजिस्टेंस होगा, अगर सीरीज कनेक्शन देखोगे तो रेजिस्टेंस होगा सीरीज कनेक्शन होता है, ये होता है दो रेजिस्टेंस को इस प्रकार से श्रेणी में लगाए गए हैं और सप्लाई की गई है। तो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर I करंट फ्लो की जाती है, ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होगा जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है सीरीज। ये जो फॉर्मूला है ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ, अब दूसरी वीडियो में आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूव किया, ठीक है। उसी प्रकार से ये सीरीज का होता है, तो उसी प्रकार से पैरेलल का होता है रेजिस्टेंस का 1/R इक्वल टू समांतर का 1/R1 प्लस R2। इस प्रकार से आपका पैरेलल का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो तुम्हारे पास इस प्रकार का सवाल आते हैं, देखिए वो बोलेगा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है। वो बोलेगा इन तीनों को पैरेलल में लगाया गया है, वो आप तुल्य प्रतिरोध बताओ, ठीक है। तो आपने पैरेलल में लगाया तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इस प्रकार से पैरेलल में लगाया है, ठीक है। तो इनका तुल्य रेजिस्टेंस निकालना है, तो 8 इसका लॉस हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 और 6 7 और 8 1/8 7/8 तो R बराबर 8 + 7, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बोलते हैं तो सीरीज में लगाना है तो 8 + 12 तो 14। अगर सीरीज की बात करता है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है सीरीज में, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है 8 + 12 तो 14, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल के बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। अब वो सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट बताएगा, बोलेगा इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो टोटल रेजिस्टेंस किस प्रकार से निकलेगा वो देखो आप, ठीक है। सपोज देखो एक रेजिस्टेंस है ये, उसके साथ दूसरा रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगाए गए, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ये, इस प्रकार से, ठीक है। और इनके टोटल एक रेजिस्टेंस उसने यहाँ लगा दिया और इनके टोटल एक रेजिस्टेंस उसने यहाँ लगा दिया। सर्किट तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो बोलेगा ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस का मान बताओ, ठीक है। ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस का मान बताओ। सपोज ये 1 ओम का है, ठीक है, ये भी 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि धारा जो है I है, जहाँ से धारा बढ़ती है वो पैरेलल में हो जाती है रेजिस्टेंस। तो I तो यहाँ पर एक I1 करंट गई, यहाँ I2 करंट गई, यहाँ I3 करंट गई, 3 डायरेक्शन में धारा गई है, ठीक है। तो जब 3 डायरेक्शन में धारा गई है तो ये 3 तो पैरेलल में है, लेकिन इसके अंदर पहले ये सर्किट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 ओम और 1 ओम का पैरेलल में होता है तो ये हो जाता है देखो 1/R बराबर 1/1 ठीक है। जब खास समान है तो अंशों को जोड़ दिया जाता है तो 1/1 हो जाएगा। लेकिन मैं देखो R इक्वल टू जो होता है इसको उल्टा करना पड़ेगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5। तो इनका मान आ जाएगा 0.5 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा। इसी प्रकार से ये भी पैरेलल में हो जाएंगे तो ये भी 0.5 ओम हो जाएंगे। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज में होंगे, तो R इक्वल टू हो जाएगा देखो R1 प्लस R, ये दोनों होंगे सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए 0.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 1 ओम क्या हो गया, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अगर मैं देखूं तो सर्किट ऐसा बन चुका है, अगर हम देखें तो सर्किट किस प्रकार का बन चुका है। इन टोटल रेजिस्टेंस को सॉल्व करके ये R ओम, ये जो आ चुका है कितना ओम आ चुका है,
इन सबको सॉल्व करके कितना हो चुका है, ये 1 ओम हो चुका है। ठीक है, अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो चुके हैं, आपको ये देखना है। तो तीनों रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो चुके हैं तो इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल में, तो 1/r = 1/2 + 1/2 + 1/1। तो इन तीनों का जब मैं लॉग सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 + 2 to the 4 + 1 4 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r = 4 × 6 8 × 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 8 2 ओम होगा। तो ये 1/r बराबर कितना आया है, 2 ओम। तो r = हो जाएगा 1/2 ओम, क्योंकि उल्टा तो करना है 1/2 ओम। तो r = 1/2 को फिर 0.5। तो टोटल रेजिस्टेंस आंसर क्या है हमारा, टोटल 0.5 ओम। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का टोटल। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंसों का सीरीज पैरेलल कोई भी कनेक्शन हो सकता है, उसको हमें किस तरीके से करना है, वो इस तरीके से करना है। अब ये बात आती है पावर की। अब पावर की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड ई की बात हो चुकी है, वोल्टेज की बात हो चुकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो चुकी है, वैद्युत विभव की बात हो चुकी है, धारा की बात हो चुकी है, आवेश की बात हो चुकी है। अब शक्ति की बात करते हैं, जब आपको सब पता चले। तो पावर के 3 फॉर्मूले चलते हैं। ठीक है, P = VI, दूसरा P = V² और तीसरा P = I²R। ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, P = VI, P = V², P I²R। ठीक है, आपको वोल्टेज का मान दिया होगा, करंट का मान दिया होगा, तो ये वाला फॉर्मूला के उन दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर आ जाएगी। पावर की इस शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट है वो वाट है। तो P = VI। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो P = V² लगाना है। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो P = IR लगाना है। सपोज इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, यदि धारा का मान 10 एम्पीयर है, यदि धारा का मान 10 एम्पीयर है, रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है। ठीक है, तो पावर का मान होगा, तब मुझे पता है I और R दिया है, तो मैं लगाऊंगा P = I²R। पावर का मान कैसे निकलेगा, P = I²R। I का मान 10 × 10 × रेजिस्टेंस का मान 10 × 100 × 200, तो 200 वाट। पावर कितनी आई है, 200 वाट। आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। 1 यूनिट का मतलब होता है 1000 वाट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 200 वाट, जब ये 1000 वाट खर्च करेगा तो 1 यूनिट खर्च करेगा। 1 यूनिट पे वो देता है इतना बिल खर्च होता है। तो अगर वो 5000 वाट खर्च करता है तो 5 यूनिट बिल, और 5 यूनिट का मान देता होगा। अगर 1 यूनिट 3 रुपए के तो 5 यूनिट 15 रुपए हो जाए। इस प्रकार के सवाल आते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पावर के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। इस प्रकार से किसी का मान दिया जा सकता है, इस प्रकार से किसी भी न्यूमेरिकल को किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। अब जब इतना ही है हमारे पास विदा से, तो खैर इतना ही कोर्स है। यहाँ से आगे बढ़े तो मैं केवल न्यूमेरिकल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, केवल फिजिक्स की, और कुछ नहीं बताया है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम अब किस पर पहुँचते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई = होता है B। ठीक है, या फाई = VA cos θ होता है, VA cos θ। ठीक है, तो ये फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो इस फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वो वेबर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, मतलब चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट तो वेबर होती है, लेकिन ये B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, B का यूनिट होगी वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो, ये मतलब B = φ/V। तो फाई की यूनिट वेबर है, क्षेत्रफल के यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, या इस यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता चल गया, आपको B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता चल गया, और A जो है क्षेत्रफल पता चल गया, तो B और A का मान देगा, फाई का मान निकालने के लिए लिखा है, या थीटा मान लीजिएगा तो फाई = B cos θ सामने निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडे। अब फैराडे का नियम आता है, देखिए क्या है। फैराडे का नियम का फॉर्मूला है E = N dφ/dt। ठीक है, और यहाँ पर E = N और d/dt, और फाई बराबर क्या होता है, VA cos θ। इस प्रकार से हम आगे करके इसको कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए फैराडे का नियम क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे का नियम क्या कहता है, वो कहता है यदि कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटती है, या कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी कुंडली को काटी, बात तो एक ही है,
कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटती है या कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी कुंडली को काटता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण एक धारा प्रेरित होती है। ठीक है, और वही तो हमको चाहिए, यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि यदि कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र को काटती है या कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी कुंडली को काटता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण धारा प्रेरित होती है। इस संपूर्ण घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र को काटती है, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली को काटता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो वो विद्युत वाहक बल कैसा होगा वो बताया फैराडे ने कि वो जो विद्युत वाहक बल होगा वो इस प्रकार का होगा कि वो जो कुंडली में नंबर ऑफ टर्न होंगे उसके तो अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो ईएमएफ बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न घटाएंगे तो ईएमएफ घटेगा। फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर घटेगी तो ईएमएफ घटेगा। ठीक है, इस प्रकार का जो होगा उस ईएमएफ की प्रकृति होती है जो होगा। ठीक है, जैसे कि जनरेटर का सिद्धांत है, इस प्रकार से ईएमएफ इंड्यूस होता है उसमें। अच्छा, ये जो ईएमएफ है इस प्रकार से होता है N d∅dt। ठीक है, अब यहाँ पर से लेंज का नियम आता है, तो लेंज का नियम लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस आता है। फैराडे का जो दूसरा नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का वो है लेंज का नियम। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम ये कहता है कि प्रेरित धारा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो पैदा होती है। तो प्रेरित धारा किसके कारण पैदा हो रही है? ईएमएफ को उत्पन्न होने का, तो ईएमएफ का विरोध करती है। ठीक है, ईएमएफ उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो पैदा होती है। तो प्रेरित धारा ईएमएफ के कारण पैदा हो रही है तो इसलिए वो ईएमएफ के परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये तो फैराडे का दूसरा नियम है जिसको लेंज का नियम कहते हैं। तो फैराडे के दो नियम जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने आपको समझा दिया, तो इस प्रकार से चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे ये फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं फिजिक्स के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बताए हैं और ये आपको आने चाहिए। इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को कर सकते हैं और इससे आगे जो हम और जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको और भी बताया जाएगा सारा। ठीक है, सारे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू।